हाँ जी क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सब लोग? बढ़िया। कौन सा चैप्टर चल रहा था अपना? मोल कॉन्सेप्ट, मोल अवधारणा। करें आगे उसको। लास्ट मैंने आपको कहाँ तक बता दिया था, वो सारी चीज़ें भी रिकॉल करते हैं और आज क्वेश्चंस से खेलेंगे। आपको बताया था भाई मोल के क्वेश्चंस से तो थोड़े बहुत हार्ड भी हैं, टेंशन नहीं लेनी है, घबराना नहीं है, धीरे धीरे सारे हो जाएंगे। ठीक है बेटा, करूँ स्टार्ट? तो देखिएगा अपना बेटा लेक्चर नंबर था 103। चैप्टर चल रहा है अपना बेटा मोल कॉन्सेप्ट, मोल अवधारणा। ठीक है ना बेटा? बेटा इसमें जहां तक आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, मैंने आपको परमाणु, अणु, यौगिक, तत्व, परमाणु द्रव्यमान जिसे परमाणु भार बोला था, अणु भार को अपन मोलर द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान ये भी बोलते हैं, ये सब पढ़ा था। फिर मैंने आपको बेटा मोल बताया था, मोल क्या होता है, जिसमें बेटा मैंने आपको बताया था मोल से हम किसी भी चीज को माप सकते हैं। मोल क्या है? एक मात्रकहीन राशि है। मोल के लिए हम चाहे किलोग्राम है, चाहे ग्राम है, चाहे बेटा अपना लीटर है, चाहे संख्या है, किसी भी चीज को देख सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था। मोल एक मूलभूत ऐसा ही मात्रक है, ये भी सारी चीजें आपको बता दी थी। इसके बाद बेटा मैंने आपको जल का केस इंपॉर्टेंट, उसके लिए नोट लिखवाया था कि जल जो है उसके लिए हमारे को द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्योंकि जो मोल का फॉर्मूला था जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, दिया गया आयतन बटा 22.4, ये केवल और केवल गैसों के लिए लागू होता है जो केवल एसटीपी और एनटीपी पर ली हुई है। समझ में आ गई बात बेटा? एसटीपी एनटीपी का मतलब बेटा मानक ताप और दाब होता है। क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, या मैं बोलूं मानक ताप व दाब की स्थिति। तो इसमें बेटा ताप तो ले लेते हैं अपन 273 केल्विन और दाब ले लेते हैं बेटा अपन 1 atm। समझ में आ गई बात बेटा? तो एसटीपी का मतलब क्या होता है? मानक ताप व दाब। तो चाहे एसटीपी बोले चाहे एनटीपी बोले, आपको कितना मान के चलना है? 273 केल्विन और 1 atm। आपको ध्यान हो तो मोल का एक ये फॉर्मूला बताया था मैंने, मोल इज इक्वल टू दिया गया आयतन बटा 22.4 लीटर। इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। वैसे तो मैंने आपको मोल के 4 फॉर्मूले बताए थे, याद आ रहा हो तो याद आ गया ऐसे करके। तो इस फॉर्मूले के लिए बेटा मैं बोल रहा हूं कि ये केवल गैसों के लिए लागू होता है। ठीक है, जो भी एसटीपी या एनटीपी पर ली है। तो यदि मान लो जल आ गया, फिर क्या करना है? तो जल के लिए मैंने आपको बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, m इज इक्वल टू वी डी, द्रव्यमान इज इक्वल टू आयतन गुणा घनत्व, वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो कुछ चीजें याद आ गई अब? तो बेटा अब मैं क्वेश्चंस करवाना आपको स्टार्ट करता हूँ। इजी से लेके हार्ड क्वेश्चन सारे टाइप के करेंगे, घबराना नहीं है बेटा। थोड़ा सा ये मोल वाला है तो थोड़ा हार्ड भी है, साथ साथ चलते चलें, बार बार लेक्चर को देखें, जहां आपको दिक्कत है रिवाइंड कर करके देखें। फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आगे के क्वेश्चंस में और क्लियर हो जाएगा, टेंशन की जरूरत नहीं है भाई, मस्त रहो। ठीक है बेटा, चलूं आगे? तो इसको एक बार रफ करता हूं, फिर अपन क्वेश्चंस की बात करते हैं बेटा। बेटा जैसे मैंने मान लीजिए आपको क्वेश्चन बोला 5.6 लीटर SO3 गैस के लिए मोल की गणना कीजिए कि कितने मोल होंगे इसमें। तो देखिएगा बेटा, पहली बात तो अपन इसको करें, मोल पूछा है, ये आपको समझ में आ रहा है। मोल का फॉर्मूला क्या होगा? आयतन की बात की है, लेकिन आयतन वाला फॉर्मूला जो है वो केवल और केवल बेटा गैसों के लिए लागू है, ये आपको पता है ना। तो गैस है, बिल्कुल गैस है, एसटीपी पर ली हुई है, सही बात है। तो बेटा मैं डायरेक्ट अब मोल का फॉर्मूला ये वाला इसमें लगा सकता हूं, दिया गया आयतन बटा 22.4 लीटर। बेटा आयतन कितना दिया है आपको? 5.6 लीटर दिया है, बटा 22.4 कर रहा हूं। तो बेटा यहां से सॉल्व करूंगा तो 1/4 मतलब 0.25 मोल आएगा SO3 गैस का। समझ में आ गई बात बेटा? तो आपको बोला क्या था?
कि 5.6 लीटर SO3 गैस है, इसके लिए मोलों की गणना कीजिए। तो आपने मोल की गणना कैसे की बेटा? आपने देखा पहली बात तो गैस है और दूसरी बात आयतन दिया हुआ है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं, दिया गया आयतन बटा 22.4। तो ये वाला फॉर्मूला जैसे ही लगाया तो अपने पास बेटा कितने मोल आएंगे? आपके पास 0.25 मोल आएंगे बेटा आपके पास। समझ में आती है बात? चलूं आगे। नेक्स्ट बेटा एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें अपन। बेटा आपको बोला 0.5 मोल CO2 गैस का भार ज्ञात कीजिए। बेटा क्वेश्चन करने का तरीका समझना, क्वेश्चनों को नहीं रटना है कि क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं, वो समझना है बेटा आपको। तो बेटा आपने क्या बोला इधर से कि 0.5 मोल CO2 गैस है, उसका आपको भार बताना है। ठीक है, भार की बात की हुई है। तो बेटा यहां से अपन एक चीज बात करें, CO2 पहली बात तो अणु है या परमाणु है? बेटा अणु है। मैंने आपको बोला था एक से ज्यादा परमाणु जिसमें होते हैं उसे अणु कहते हैं। किसकी बात की है बेटा? भार की बात की है। तो मोल का ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं क्या? मोल इज इक्वल टू ग्राम भार बटा अणु भार। बोलो सही बात है क्या बेटा? अणु भार को अपन मोलर द्रव्यमान भी बोल सकते हैं, आणविक द्रव्यमान भी बोल सकते हैं, दोनों सही है। बेटा मोल कितना दिया है? 0.5 दिया है। ग्राम भार आपको निकालना है। CO2 का अणु भार बेटा 44 होता है, ये अपन ने सीखा है। CO2 का अणुभार कितना होगा बेटा? 44। कैसे होगा ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। एक कार्बन है तो 12, 2 ऑक्सीजन है, एक का 16, तो 16 दूना 32 और 12 कितना आया बेटा? 44। तो बेटा यहां से यहां सॉल्व किया अपन ने, तो कितना ग्राम भार आया बेटा? ग्राम भार आया 44 इंटू 0.5, तो बेटा आपने बोला 22 ग्राम आया। बोलो बेटा समझ में आती है क्या बात? डन। चलूं आगे। इसी टाइप से बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सब टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूं, आपको समझना पड़ेगा कि कैसे अप्लाई कर रहे हैं। समझ में आई बात बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन लेते हैं अपन। आपको बोला बेटा देखिएगा, कार्बन के एक परमाणु का भार ज्ञात कीजिए। कार्बन के एक परमाणु का भार। बेटा आराम से समझना क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो बेटा अपन ने इसको किया, देखिएगा कैसे। बेटा ये संख्या दे दी आपको, क्या दे दी है? संख्या। तो संख्या के लिए हमारे को मोल का फॉर्मूला पता है, क्या बोलते हैं? अब परमाणु की बात की है तो मैंने बोला था क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। परमाणु है तो दी परमाणुओं की संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या लिख देंगे। अणु है तो अणुओं की संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या लिख देंगे। आयन है तो आयनों की संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या लिख देंगे। समझ में आई बात? संख्या कौन सी दे रहा है उसके ऊपर बेटा डिपेंड करेगा क्वेश्चन। तो बेटा यहां से मैं बोल सकता हूं मोल बराबर परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या। ये मोल होता था ना बेटा संख्या के लिए, और आज आपको संख्या की बात की। डन। तो आपने यहां से मोल कैलकुलेट कर लिए, कैसे? परमाणुओं की संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या, यहां से मोल आ जाएगा। अब बेटा इसको भूल जाओ, हमें भार निकालना है। मोल निकालना होता तो इतना क्वेश्चन हो जाता, हमें भार निकालना है। तो मोल के लिए मैं ये भी बोल सकता हूं क्या? ग्राम भार। कार्बन क्या है? परमाणु की बात की है, बटा परमाणु भार। समझने की कोशिश करना भाई। मोल का ये फॉर्मूला भी सही है, मोल का ये फॉर्मूला भी सही है, दोनों से मोल आएगा। सेम क्वेश्चन है तो मैं बेटा दोनों को आपस में इक्वल कर रहा हूं, कर सकता हूं बेटा। परमाणुओं की संख्या कितनी बोली है बेटा? 1 बटा Na। ग्राम भार निकालना है मेरे को, बटा परमाणु भार। कार्बन का बेटा परमाणु भार कितना होता है? 12। सही बात है बेटा। तो यहां से बेटा ग्राम भार देखिएगा कितना आएगा? ग्राम भार इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये यहां आया 12 इंटू 1 बटा Na ग्राम। डन बेटा। इसको सॉल्व किया 12 बेटा 1 इंटू 1 अपॉन Na, इसकी वैल्यू याद रखना कितनी होती है? 1.67 गुणा 10 की घात -24। तो बेटा ये इतना ग्राम आ गया। अब ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा किस टाइप से आपसे ऑप्शन पूछा है। समझ में आ गई बात बेटा? तो 12 इंटू 1/Na की वैल्यू कितनी होती है याद रखना?
1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। बेटा एक बटा Na की बोली है, Na की वैल्यू आपको पता है कितनी है? Na की वैल्यू है 6.023 इंटू 10⁻23 और जबकि 1/Na की वैल्यू कितनी होती है याद रखना आज के बाद 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। समझ में आ गई क्या बात बेटा? इसमें किसी को भी कोई दिक्कत? तो बेटा अपन ने देखो पहला आयतन से मोल निकाला, दूसरा मोल से भार निकाला, तीसरा संख्या से मोल निकाला और मोल से भार निकाला। समझ में आया बेटा किस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं? तो बेटा अपन को क्वेश्चन की थीम समझनी है कि क्वेश्चन करवाना क्या चाहता है, उसी के अकॉर्डिंग बेटा अपन चलेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, धीरे धीरे आप आगे चलोगे तो आपको समझ में आएगा। एक बार दोबारा समझ लो इसको, क्या बोला है आपको? एक परमाणु का भार, तो मतलब परमाणुओं की संख्या दी है, तो मोल का फॉर्मूला क्या होगा? परमाणुओं की संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या। परमाणुओं की संख्या कितनी है? 1। अवोगाद्रो संख्या कितनी है? Na। मोल का एक फॉर्मूला ये भी होगा ग्राम भार बटे परमाणु भार। कार्बन का परमाणु भार कितना? 12। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहां से ग्राम भार आ गया, ग्राम भार आ गया। इधर बेटा कुछ दो चीजें हमको इंपॉर्टेंट समझने को भी मिली कि Na की वैल्यू तो ये होती है, आपको पता है, और 1/Na की वैल्यू कितनी होती है आज के बाद आप लोग याद रखेंगे। देखो देखिए तीनों क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं क्या? आराम से देखिएगा। पीछे का लेक्चर जिसने अच्छे से देखा होगा, पढ़ रखा होगा, उसको समझ में आएगा भाई। यदि पीछे का लेक्चर नहीं देखा होगा तो बेटा दिक्कत आएगी, इस चीज का ध्यान रखना भाई। पीछे का लेक्चर आपको देखना चाहिए था भाई। जिसने नहीं देखा है फिर देख लेना, फिर ये वाला लेक्चर देखना, जिससे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देख लो यहां तक। चलो बेटा आगे रफ करूंगे। बेटा आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। 52 AMU हीलियम में परमाणुओं की संख्या की गणना कीजिए। परमाणुओं की संख्या की गणना कीजिए। डन बेटा। तो बेटा पहली बात तो ये AMU आ गया, इससे घबराना नहीं है कि सर AMU को कैसे चेंज करें। तो याद रखिएगा बेटा, देखिएगा ये मैंने आपको पीछे भी बताया है और आज भी ध्यान रखना। AMU का मतलब बेटा परमाणु भार मात्रक होता है। 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम होता था, याद रखिएगा बेटा। 1 AMU कितना होता है बेटा? किसके इक्वल होता है? 1/Na ग्राम के इक्वल होता है। डन। चलो आगे। तो देखो बेटा, तो मैंने ये क्या बोला? 52 AMU हीलियम का मतलब बेटा कितना हो गया? तो 52/Na ग्राम हीलियम। डन। अब बेटा आपके पास ग्राम आ गया तो आप मोल निकाल सकते हो। आपने बोला देखो क्या, मोल बराबर ग्राम भार। हीलियम क्या है? परमाणु की बात की है, परमाणु भार। परमाणु भार बोलो, परमाणु द्रव्यमान बोलो। और बेटा मोल का एक फॉर्मूला ये भी तो होता है, आज परमाणुओं की संख्या की बात कर रहा हूं, तो मोल बराबर देखना परमाणुओं की संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या। सही बात है। मोल का ये फॉर्मूला भी होगा ग्राम भार बटे परमाणु भार। मोल का ये फॉर्मूला भी होगा परमाणुओं की संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या। बेटा कैसे डिपेंड कर रहा है? परमाणु है तो परमाणुओं की संख्या आएगी। परमाणुओं की संख्या आपको निकालनी है, तो आपने लिखा परमाणुओं की संख्या बटा Na इज इक्वल टू ग्राम भार कितना है?
52/Na। परमाणु भार कितना है हीलियम का? 4 है बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो देखना परमाणुओं की संख्या इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा 52/Na गुणा 4, ये Na इधर आ गया, Na से Na कैंसिल आउट, 4 से गया 13, तो बेटा आंसर कितना आया अपने पास? 13 आंसर आया आपके पास। समझ में आ गई क्या बात बेटा? क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लीजिए, आपको क्या बोला था? 52 AMU हीलियम में परमाणुओं की संख्या की गणना कीजिए। तो बेटा पहले आपने AMU को कन्वर्ट किया, AMU को बदलना आज के बाद आप लोग याद रखेंगे। 1 AMU कितना होता है? 1/Na ग्राम। 1 AMU कितना होता है? 1/Na ग्राम होता है बेटा। तो 52 AMU हीलियम का मतलब 52/Na ग्राम हीलियम। हमें परमाणुओं की संख्या निकालनी है, तो पहले मोल निकालें। मोल का फॉर्मूला होता है ग्राम बार बटे परमाणु भार, और मोल का ये भी फॉर्मूला होता है परमाणुओं की संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या। बेटा मैं एक ही स्टेप में इसलिए ले रहा हूं, अभी से अपनी जैसी हैबिट पड़ेगी वैसी अपनी स्पीड बनेगी। यदि एक एक स्टेप बड़ा कर करके क्वेश्चन को करोगे तो बेटा बहुत टाइम लग जाएगा। इससे बेटा अपने पास वहां पे इतना टाइम नहीं होता, टाइम की भी कमी रहती है। तो धीरे धीरे बेटा अपन स्पीड बना रहे हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे ग्राम भार कितना है? 52/Na। परमाणु भार 4, परमाणुओं की संख्या मुझे निकालनी है, अवोगाद्रो संख्या Na। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई किया और सॉल्व किया तो बेटा आपके पास कितना आ जाएगा? 13। मतलब 52 AMU हीलियम में कितने परमाणु होंगे बेटा? 13 परमाणु होंगे। समझ में आती है क्या बात बेटा? चलूं आगे, इसके बाद आगे कुछ क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। आगे देखते हैं बेटा, अब कुछ अच्छे क्वेश्चन देखते हैं भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा 1 लीटर जल में कुल अणुओं की संख्या क्या होगी? कुल अणुओं की संख्या क्या होगी? बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, याद रखिएगा भाई। क्या बोला है आपको? 1 लीटर जल में कुल अणुओं की संख्या क्या होगी, ये निकालना है बेटा आपको। तो देखते हैं बेटा इसको। बेटा पहली बात तो आप इसमें बोलोगे कि सर आयतन दे रखा है, तो मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं क्या? क्या मोल बराबर दिया गया आयतन, मोल बराबर दिया गया आयतन बटा 22.4। बेटा ये फॉर्मूला तो सही है, लेकिन इस फॉर्मूले के लिए मैंने बेटा आपको पहले भी बताया है, ये फॉर्मूला केवल और केवल गैसों के लिए लागू होता है जो एसटीपी या एनटीपी पर लिया हुआ है। इसलिए बेटा यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। डन बेटा? ये फॉर्मूला कहाँ लगता है बेटा? केवल और केवल गैसों के लिए लगता है जो एसटीपी या एनटीपी पर ली गई है। यहाँ पे ये नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बेटा हमने जल की बात की है, और वहां पे मैं आपको इंपॉर्टेंट लिखवा के आया था बेटा, जल के केस के लिए, जल के केस में याद आ गया होगा बेटा, m इज इक्वल टू वी डी। m इज इक्वल टू वी डी का मतलब द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व। इसका मतलब क्या है बेटा? गुणा। द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और बेटा आयतन कितना दिया है आपको? 1 लीटर। आयतन दे दिया 1 लीटर, और बेटा घनत्व याद रखना D 1000 ग्राम पर लीटर होता है। ये मैं आपको पीछे भी लिखवा के आया हूं। समझ में आ गई बात बेटा? कितना होता है? 1000 ग्राम पर लीटर। तो यहां से m कितना आएगा? 1 × 1000 ग्राम। समझ में आई क्या बात बेटा? बोलो भाई, समझ में आ गई?
बेटा पहली बात, ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये गैसों के लिए लगता है जो एसटीपी या एनटीपी पर ली गई है, इसलिए फॉर्मूला नहीं लगा। जल का केस है, फॉर्मूला लगा है m इज इक्वल टू वी डी, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व। बेटा यहाँ से आयतन 1 लीटर है, घनत्व 1000 ग्राम पर लीटर है। यहाँ से बेटा देखा तो कितना है आपके पास, 1000 ग्राम आया। अब बेटा आपके पास ग्राम आ गया, जल अणु है, तो अब मैं बेटा मोल का ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्या, मोल बराबर क्या, देखिएगा, मोल बराबर ग्राम भार बटा अणु भार। सही बात है। तो बेटा यहां से अपन ने मोल चेक किया, ग्राम भार कितना है, 1000 ग्राम है। जल का अणु भार कितना होता है, 18। यहां से बेटा सॉल्व करोगे तो 55.5 मोल आएंगे। किसमें बेटा, 1 लीटर जल में। कोई आपसे पूछ लेता 1 लीटर जल में मोलों की संख्या की गणना कीजिए, तो आप कितने मोल बताते बेटा, 55.5 मोल बताते। समझ में आती है बात। चलूं आगे। अब अणुओं की संख्या की बात करूं तो देखो, मोल बराबर कितना है, 55.5 बराबर कुल अणुओं की संख्या, कुल अणुओं की संख्या बटा अवोगाद्रो संख्या। सही बात है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा इधर से, तो अपने पास क्या आएगा, कुल अणुओं की संख्या इज इक्वल टू 55.5 Na। बोलो बेटा समझ में आती है क्या बात, हाँ जी, क्लियर है। तो बेटा हमारे पास क्या था, 1 लीटर जल में कुल अणुओं की संख्या की गणना कीजिए। तो हमने ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, ये केवल गैसों के लिए लागू होता है जो एसटीपी या एनटीपी पर ली है, तो इसलिए हमने जल के केस में याद आया m इज इक्वल टू वी डी लगाते हैं। यहाँ से हमने द्रव्यमान निकाला, जब भार आ गया तो अणु भार का साथ भाग लगा के मोल निकाला, मोल के बाद अणुओं की संख्या निकाली। समझ में आती है बात बेटा, इतनी बात क्लियर है, इसमें किसी को भी कोई दिक्कत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखिएगा। चलूं आगे, पक्का। तो बेटा आगे और देखते हैं अपन, रफ करूं इसको, देख लो एक बार, फिर आगे देखते हैं। और फिर आज आपको कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चन भी दे देंगे। करूँ रफ बेटा, देखिएगा बेटा। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेटा ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, किसमें, एक्सरसाइज 4 के पार्ट ए में। जो आपका मॉड्यूल है, मॉड्यूल में 4 स्टेज है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। तो बेटा स्टेज 4 का सेक्शन ए जो है उसके क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आपको बोल रहा है जल के एक अणु का आयतन ज्ञात कीजिए। जल के एक अणु का आयतन बेटा इंपॉर्टेंट है, याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डन बेटा। तो बेटा इसको देखते हैं अपन। बेटा इसको करने के 2 मेथड है, दोनों मेथड से मैं आपको बताऊंगा, जिससे करना चाहो उससे आप कर सकते हो, आपकी इच्छा है। समझ में आ गई बात बेटा। बेटा देखो पहले तो बेटा एक अणु, तो अणुओं की संख्या की बात की। डन बेटा। तो आपने क्या बोला, मोल इज इक्वल टू अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या, ये मोल होता है। कितना आएगा यहां से, 1/Na मोल आएगा। इतने मोल आ गए क्या बेटा। डन। आपसे क्या पूछा है बेटा, आयतन पूछा है।
तो अब आप डायरेक्ट मोल से आयतन का ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, मोल बराबर दिया गया आयतन बटा 22.4, क्योंकि वो गैस के लिए ही लागू होता है और ये क्या है बेटा, जल है, जल के लिए वो फॉर्मूला नहीं बना हुआ है। यहीं पे हम धोखा खाते हैं, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगाया है और ये एग्जाम में भी खूब आता है, देख लो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। समझ में आ गई बात बेटा। तो अब 1/Na मोल आ गया, तो इसका अपन भार निकालना चाह रहे हैं, तो बेटा हमने बोला मोल कितना है 1/Na। मैं इससे बेटा भार निकालना चाह रहा हूँ ग्राम भार बटे अणु भार, और बेटा जल का अणु भार कितना होता है 18 होता है 18, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से ग्राम भार कितना आएगा देखिएगा, ग्राम भार आया 18/Na ग्राम आया। समझ में आ गई क्या बात। मोल की वैल्यू पता है क्या होता है, ग्राम भार बटे अणु भार, ग्राम भार यही रहेगा, अणु भार जल का कितना होता है 18, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से हमारे पास ग्राम भार आया 18/Na ग्राम। बेटा जल का केस है, तो जल के केस में एक चीज याद आनी चाहिए आपको, चूंकि m बराबर Vd होता है क्या, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व, सही बात है। तो यहां से बेटा आयतन कितना आएगा m/d, सही बात है। आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व, द्रव्यमान कितना है बेटा देखो 18/Na, द्रव्यमान तो इतना आ गया, घनत्व बेटा कितना होता है 1, याद करो जल के घनत्व की बात करें तो 1 ग्राम प्रति ml होता है, या बेटा अपन ये भी बोल सकते हैं 1000 ग्राम प्रति लीटर। तो हमारे को यदि ml में चाहिए तो ये, और यदि लीटर में चाहिए तो वो वाला होगा। समझ में आ गई क्या बात बेटा। तो यहां से बेटा अपन इसको सॉल्व करें आगे, तो 18/Na ml आ गया, इसको सॉल्व करोगे बेटा तो यह आएगा कितना आएगा, सॉल्व करने पे 3 × 10⁻⁻23 ml, ml बोलो या cc बोलो बेटा एक ही बात है, cc का मतलब सेंटीमीटर क्यूब। तो आप आपकी बुकलेट में देखोगे तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, 3 × 10⁻⁻23 ml। समझ में आ गई क्या बात बेटा। चलो ml बोलो या cc बोलो एक ही बात है, क्योंकि 1 ml = 1 cc होता है भाई, याद रखिएगा। तो बेटा ये तो इसका फर्स्ट मेथड था। आप लोग मान लीजिए इसका कि सर एक मेथड और बताओ, ये तो इसका था बेटा फर्स्ट मेथड। कुछ क्वेश्चंस में मैं आपको 2-2 मेथड बताऊंगा जिससे कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो। बेटा इसके सेकंड मेथड की बात करें, जो मेथड पसंद आए वो कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा आपको इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन याद हो जो मैंने अभी करवाया था, क्या करवाया था कि 1 लीटर जल में मोलों की संख्या या 1 लीटर जल में अणुओं की संख्या तो कितनी आई थी, 55.5 अणु आई थे भाई। इससे जस्ट पहले क्वेश्चन कराया था, उसमें था 1 लीटर जल में कुल अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपने बताया था 1 लीटर जल में अणुओं की संख्या 55.5 Na आई थी बेटा। तो उसी हिसाब से मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। मैंने क्या बोला बेटा देखो, 55.5 अणुओं का आयतन कितना होता है बेटा 1 लीटर। ये बेटा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान भी रखें कि 1 लीटर में कितने मोल होते हैं 55.5, और अणुओं की संख्या कितनी होती है 55.5 Na। याद रखें 55.5 N, 55.5 Na अणुओं का आयतन कितना होता है बेटा 1 लीटर। तो आज 1 अणु का पूछा है, तो आपने बोला 1 अणु का आयतन 1/55.5 Na, 1/55.5 Na। तो बेटा यहां से ये इतना लीटर आया। इसको बेटा आप जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा देखो, इसको सॉल्व करने पे आएगा 3 × 10⁻⁻26 लीटर, और ml में देखेंगे तो 1000 से गुना कर दें तो 3 × 10⁻⁻23 ml या सेंटीमीटर क्यूब cc। समझ में आ गई क्या बात बेटा, डन। बेटा ये आपको याद रखना पड़ेगा, 1 लीटर जल में अणुओं की संख्या 55.5 Na, तो एक अणु का आयतन कितना, ये सॉल्व करोगे तो ये आएगा। बेटा कैलकुलेशन आपको सॉल्व करके देखनी पड़ेगी, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। कैलकुलेशन नहीं करोगे तो बेटा दिक्कत आएगी। समझ में आ गई बात। और कैलकुलेशन बेटा कैलकुलेटर से नहीं करनी है, आप रफ कॉपी में बार बार ट्राई करो, इससे आपकी बेटा हैबिट पड़ेगी।
यदि अभी कैलकुलेटर से करोगे तो फिर बेटा एग्जाम में दिक्कत आएगी। समझ में आती है बात? चलूं आगे, पक्का बोलो भाई। तो बेटा आगे देखते हैं, करूँ रफ, दोबारा सुन लो। जल के एक अणु का आयतन, तो हमने पहले बोला मोल बराबर अणुओं की संख्या बेटे एवोगाद्रो संख्या। अणु 1 थे तो 1/Na मोल आ गया। मोल से मैंने वजन निकाल लिया भार। जल के केस में m बराबर Vd होता है, तो V बराबर कितना आएगा m/d। यहां से मैंने सॉल्व कर लिया। डन बेटा। या सेकंड मेथड इसी क्वेश्चन का क्या हो सकता है, इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि 1 लीटर जल में 55.5 Na अणु होते हैं। तो आपने बोला 55.5 Na अणुओं का आयतन होता है 1 लीटर, तो एक अणु का होगा ये, और इससे ये सॉल्व किया। समझ में आती है क्या बात बेटा? चलूं आगे, पक्का रफ करूं इसे? ओके, इसे रफ करते हैं और फिर आगे चलते हैं। देखिए आगे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट आपको बोला है CO2 के 3.01 गुणा 10⁻22 अणुओं का भार क्या होगा। CO2 के 3.01 गुणा 10⁻22 अणुओं का भार क्या होगा। तो बेटा इसको करके देखते हैं। आपने यहां से क्या बोला देखिएगा, अणुओं की संख्या की बात कर रहा है, तो अपन बोल सकते हैं अणुओं की संख्या बटा एवोगाद्रो संख्या। सही बात है, ये मोल होता है, मोल बराबर अणुओं की संख्या बटे एवोगाद्रो संख्या। इसी को भार में लेना चाहूं तो क्या बोल सकता हूं, ग्राम भार बटा अणु भार बोल सकता हूं बेटा। दोबारा समझिएगा, मोल बराबर ग्राम भार बटे अणु भार भी होता है, मोल बराबर अणुओं की संख्या बटे एवोगाद्रो संख्या भी होता है। समझ में आती है बात बेटा? यहां से अणुओं की संख्या कितनी दी है देखो, 3.01 गुणा 10⁻22 दी है। एवोगाद्रो संख्या कितनी है, 6.02 गुणा 10⁻23 है। ग्राम भार बेटा मेरे को निकालना है। CO2 का अणु भार होता है बेटा 44। सही बात है बेटा। तो यहां से इसको सॉल्व किया तो बेटा इससे 2 टाइम्स गया, इससे ये गया, 10 बच गया। तो बेटा यहां से ग्राम भार निकाला आपने, तो ग्राम भार कितना आएगा, 44/10 4.4 ग्राम आएगा। समझ में आ रही है क्या बात बेटा? क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं? डन बेटा। तो बेटा हमको क्या बोला था, अणुओं की संख्या दी। अणुओं की संख्या से बेटा पहले आपने मोल निकाला, और मोल से बेटा आपने फॉर्मूला लगाया ग्राम भार बटे अणु भार। और CO2 का अणु भार बेटा आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 44 होता है। क्लियर है? चलूं आगे भाई। ओके, रफ करूं इसे, देखते हैं। देखिए आगे बेटा, करूं रफ? बेटा छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, ये ध्यान रखना। बाद में यही चीजें बेटा आपस में मिक्स हो जाती है, फिर अपन बोलते हैं सर कैसे हो रहा है। कैलकुलेशन का आप लोग ध्यान रखें कि कैलकुलेशन कैसे हो रही है। नेक्स्ट आगे कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं आपके मॉड्यूल के। आज आपको मॉड्यूल में भी भाई क्वेश्चन करने हैं फिर, ठीक है ना? जितने क्वेश्चन आपसे हो वो क्वेश्चंस आपको कर करके देखना है मॉड्यूल में भी। मॉड्यूल के भी अभी आपको क्वेश्चन बताएंगे कौन कौन से करने। बेटा मैंने आपको लास्ट में ये भी बताया था कि जब जब ग्राम परमाणु, ग्राम अणु या ग्राम आयन की बात करें, अर्थात हम बेटा किसकी बात कर रहे हैं,
मोल की बात कर रहे हैं, इस चीज का याद रखना बेटा। ऐसे ही बेटा देखो आपके क्वेश्चन दे रखा है एक्सरसाइज 1 में, एक्सरसाइज 1 मतलब स्टेज 1 की बात कर रहा हूं बेटा। स्टेज 1 में बेटा क्वेश्चन नंबर 31 है शायद, देखना स्टेज 1 में क्वेश्चन नंबर 31 है। 80.25 ग्राम सल्फर में ग्राम परमाणुओं की संख्या क्या होगी? 80.25 ग्राम सल्फर हेतु ग्राम परमाणु संख्या क्या होगी? बेटा एक चीज याद रखना, मैंने आपको पहले भी बोला है, जब जब प्रश्न में ग्राम परमाणु, ग्राम अणु या ग्राम आयन की बात की जाए, जब जब प्रश्न में ग्राम परमाणु या ग्राम अणु या ग्राम आयन की बात की जाए, इसका मतलब बेटा हम मोल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मोल की। क्या बोला? जब जब प्रश्न में ग्राम परमाणु, ग्राम अणु या ग्राम आयन की बात की जाए, इसका मतलब हम बेटा किसकी बात कर रहे हैं? मोल की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये ग्राम परमाणु मतलब पूछा क्या है आपसे? मोल पूछा है। और कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे तो ग्राम देख लेंगे तो केवल ग्राम ही बताएंगे, इस चीज का याद रखें। तो बेटा अपन इसके लिए क्या बोल सकते हैं, देखिएगा, ग्राम परमाणु मतलब मोल की बात की जा रही है, तो ग्राम भार बटा परमाणु भार, क्योंकि बेटा परमाणु है इसलिए परमाणु भार, अणु होता तो अणु भार आ जाता, बटा परमाणु भार। तो देखते हैं कितना आएगा। देखें, ग्राम भार दिया है आपको 80.25 और सल्फर का बेटा परमाणु भार ये ऐसी तो है, ऐसे ही तो लिखते हैं, इसका परमाणु भार कितना होता है? 32। तो बेटा इसको लगभग सॉल्व करोगे तो 2.5 आएगा। 2.5 मोल बोलो या ग्राम परमाणु बोलो, एक ही बात है। समझ में आ गई बात? याद आ गया होगा, एमटीआर आपको लिखवाया था। जब जब ग्राम परमाणु, ग्राम अणु और ग्राम आयतन की बात की जाए, इसका मतलब बेटा अपन किसकी बात कर रहे हैं? मोल की बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट बेटा कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। CO2 का बेटा वास्तविक भार की बात कर रहे हैं बेटा अपन, ठीक है, वास्तविक भार की बात कर रहे हैं। तो बेटा वास्तविक भार के लिए भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे अपन ने ग्राम परमाणु निकालने देखे थे, अब अपन बेटा धीरे धीरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, देखिएगा बेटा नेक्स्ट, CO2 के 1.5 ग्राम अणु का भार तथा STP पर आयतन क्या होगा? तो बेटा वही आ गया, आज किसकी बात की? ग्राम अणु। याद रखें, वही MTR रिपीट होगा। जब जब प्रश्न में ग्राम परमाणु या ग्राम अणु या ग्राम आयन की बात करें, इसका मतलब बेटा हम किसकी बात कर रहे हैं? मोल की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया? जब जब प्रश्न में ग्राम परमाणु, ग्राम अणु या ग्राम आयन की बात की जाए, इसका मतलब बेटा हम किसकी बात कर रहे हैं? मोल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? आपका मोल है, याद रखें। तो बेटा भार की बात कर रहा हूं, तो मैंने बोला मोल इज इक्वल टू ग्राम भार बटा CO2 की बात की जा रही है अणु भार। क्या आएगा? मोल इज इक्वल टू ग्राम भार बटा अणु भार आएगा। तो बेटा यहां से देखा हमने, ग्राम भार कितना दिया है आपको? 1.5। अणु भार कितना है CO2 का बेटा? एक मिनट
बेटा ये किसकी वैल्यू है, मोल की है, ध्यान रखेंगे। ग्राम परमाणु, ग्राम अणु या ग्राम आयन का मतलब मोल है, तो ये कितना हो गया 1.5 ग्राम भार आपको निकालना है बेटा। CO2 का अणु भार कितना होगा बेटा 44 होगा, सही बात है बेटा। तो यहां से आपका ग्राम भार कितना आएगा देखते हैं, ग्राम भार बराबर 1.5 इंटू 44। तो यहां से अपन देखें तो बेटा कितना आएगा, सही बात है 66 ग्राम आएगा बेटा, बोलो जी सही है। तो बेटा ये तो आया भार, हमको साथ में एसटीपी पर आयतन भी देखना है, तो बेटा हम बोल सकते हैं गैस, पहली बात तो CO2 गैस है, गैस के बाद दूसरी बात एसटीपी पर बात की गई है, तो मोल का ये फॉर्मूला हो सकता है ना, आयतन बटा 22.4 लीटर। मोल कितना दिया है 1.5, तो मैंने बोला आयतन बटा 22.4 बोल सकता हूं बेटा। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा आयतन, देखो आयतन बराबर 1.5 गुणा 22.4, तो बेटा ये कितना हो जाएगा आपका 33.6 लीटर। समझ में आ गई बात बेटा। तो आपको क्वेश्चन बोला था CO2 के 1.5 ग्राम अणु का भार तथा STP पर आयतन ज्ञात करो, तो आपने बोला ग्राम भार तो हो गया 66 ग्राम और आयतन कितना हो गया 33.6 लीटर आयतन हो गया। क्लियर है, चलूं आगे, बोलो भाई डन। तो बेटा सेम पैटर्न के क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मोल निकालना है, कुछ चीजें याद रखनी है कि जल के केस में M इज टू VD लगाना है, मतलब द्रव्यमान इज इक्वल टू आयतन गुणा घनत्व लगाना है। और सेकंड, जब जब ग्राम परमाणु, ग्राम अणु या ग्राम आयतन की बात करे, इसका मतलब आपसे प्रश्न में किसकी बात की जा रही है बेटा, मोल की बात की जा रही है। समझ में आ गई क्या बात बेटा। आगे कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बेटा एक दे दिया है CO2 का वास्तविक भार ज्ञात करें, रफ करूं इसे। देखिए बेटा CO2 का वास्तविक भार, बेटा अपन ने लास्ट क्लास में बात भी की थी, बेटा वास्तविक का मतलब रियल वेट पूछ रहा है, और वास्तविक भार के लिए मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं। जिसका भी वास्तविक भार हमें ज्ञात करना है उसका बेटा AMU में अणुभार इंटू 1/Na कर देते हैं, याद आ गया बेटा। तो बेटा मैंने बोला CO2 का वास्तविक भार इज इक्वल टू CO2 का अणुभार AMU में इंटू 1/Na, याद आ गया होगा। तो बेटा यहां से कितना आ जाएगा 44/Na ग्राम। जिसका भी वास्तविक भार ज्ञात करना है उसका परमाणु भार या अणुभार इंटू 1/Na। 1/Na के लिए कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद होना चाहिए 1/Na का मतलब 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। ये आपको बेटा याद रखना है, ये मैं आपको पीछे भी लिखवा के आया हूं। समझ में आ गई बात बेटा। तो वास्तविक भार का मतलब क्या होता है, उसके अणुभार को 1/Na से गुणा कर दो तो आपके पास बेटा क्या आ जाएगा, वास्तविक भार आ जाएगा जो भी होगा। समझ में आती है बात। चलूं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं बेटा।
बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखिएगा बेटा, एसटीपी पर 1 ml आदर्श गैस में उपस्थित अणुओं की संख्या की गणना कीजिए। एसटीपी पर 1 ml आदर्श गैस में उपस्थित अणुओं की संख्या की गणना कीजिए। तो देखिए बेटा, एसटीपी बोली दिया है, गैस की बात की है, तो पहले मैं मोल निकाल लूं। तो बेटा मोल ये हो सकता है क्या, देखिएगा, मोल इज इक्वल टू दिया गया आयतन बटा, अब बेटा एमएल में बात हो रही है, दिया गया आयतन बटा 22.4 लीटर, देखना अभी आराम से। और अणुओं की संख्या की बात की है, तो मोल का ये फॉर्मूला भी लिख सकता हूं क्या बेटा, अणुओं की संख्या बटा अवोगाद्रो संख्या। बोला सही बात है क्या बेटा? याद रखें 1 ml का मतलब बेटा 10⁻³ लीटर होता है। ml को लीटर में बदले तो 1 ml का मतलब कितना होता है, 10⁻³ लीटर होता है। याद रखिएगा बेटा ये, ठीक है, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, और उल्टा करूं तो 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, इसका उल्टा करूं तो 1 ml में 10⁻³ लीटर होते हैं। ठीक है बेटा, तब अणुओं की संख्या मुझे निकालनी, तो मैंने लिखा अणुओं की संख्या बटा अवोगाद्रो संख्या 6.023 इंटू 10⁻23, दिया गया आयतन 1 ml या 10⁻³ लीटर बटा 22.4 लीटर। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहां से मैंने बोला अणुओं की संख्या जो हुई आपकी वो कितनी हुई, देखो 10⁻³ बटा 22.4 गुणा 6.023 गुणा 10⁻23। बोला बेटा सही बात है क्या? और इसको बेटा अपन सॉल्व करेंगे तो आएगा, सॉल्व करने पे 2.69 गुणा 10⁻19। ये आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, कैलकुलेशंस अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। डन बेटा, क्योंकि 10⁻³ और 10⁻20 कितना होगा, 10⁻20 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो इतना आएगा। बेटा ये एक तरीके से मैंने क्वेश्चन करवा दिया, लेकिन ये एक तरीके से आपका नोट है, याद रखना। क्या नोट है, ध्यान दें, एसटीपी पर 1 ml आदर्श गैस में उपस्थित अणुओं की संख्या लॉशमिट, बेटा ये वैज्ञानिक का नाम था, मैं कुछ भी नहीं कर सकता भाई, वैज्ञानिक के मम्मी पापा ने यही नाम रखा था, क्या, लॉशमिट। लॉशमिट संख्या कहलाती है जिसका मान 2.69 गुणा 10⁻19 होता है। समझ में आ गई बात? लॉशमिट संख्या का मान क्या होता है, 2.69 इंटू 10⁻19। समझ में आती है बात बेटा? डन, बहुत है आज के लिए। तो आज बेटा मैंने आपको मोल के काफी सारे क्वेश्चंस कराए, इजी क्वेश्चंस थे आज। बेटा आज से पहले वाला लेक्चर एक बार ढंग से पढ़ें, उसके बाद आज वाले क्वेश्चंस को सबको देखें। जल के केस का याद रखें, इंपॉर्टेंट होता है। ये आपका डायरेक्ट एमटीआर है, एमटीआर का मतलब मुझे तो रटो, क्या, एसटीपी पर 1 ml आदर्श गैस में उपस्थित अणुओं की संख्या लॉशमिट संख्या कहलाती है। उसका मान कितना होता है, 2.69 इंटू 10⁻19। समझ में आती है बात? ठीक है, बहुत है आज के लिए।
हाँ जी, बहुत है आज के लिए। तो एक बार ये सब देखिएगा, आज के क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस और करेंगे बेटा। मैं अब आपको 1-2 लेक्चर में क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस कराऊंगा, जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। डन बेटा, चलें आगे, पक्का? चलो तो फिर ठीक है, बाकी की बातचीत करते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।